नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं मयंक शर्मा और देवनागरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह मतलब फुल स्टॉप। देखिए, विराम चिन्ह तो समझ लिया कि विराम चिन्ह है क्या। हमने अवधारणा भी समझ ली। अवधारणा क्या थी कि भाई मौखिक तौर पर हम रुक रुक कर बोल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन लिखित रूप में हमको बातें तो बतानी पड़ेंगी ना कि हम कहां ठहराव दे रहे हैं। तो वहां पर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि बातों को हम अर्थवान कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकें या भावपूर्ण कर सकें। इसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब किसी विशेष जगह पर विशेष विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जिसमें हम पहला विराम चिन्ह देखने वाले हैं वो है पूर्ण विराम चिन्ह मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की यदि मैं बात करूं तो यह आपको, यदि हम रोमन लिपि की बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो आपको इस तरीके से डॉट देखने को मिलता है। लेकिन यदि मैं देवनागरी में बात करूं या हिंदी में बात करूं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, रोमन में इस तरीके से, देवनागरी में इस तरीके से देखने को मिलता है। ये तो क्लियर। अब पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना, ठीक है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरीके से, पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुकना। तो पूरी तरह से रुकना अर्थात पूर्ण विराम। अर्धविराम का मतलब है आधा रुकना, अल्प विराम में थोड़ा रुकना। तो यहां पर कहा गया है पूरी तरह से रुकना। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यदि मैं बात करूं इसकी विशेषता के बारे में तो ये इसकी पहली विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है और ज्यादातर इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। मैं बाजार जाता हूं, इसमें किसी पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अंत में आपको पूर्ण विराम चिन्ह देखने को मिल जाता है। तो यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह देखने को मिला और यह सबसे प्राचीन चिन्ह भी माना जाता है। यदि मैं बात करूं तो सबसे पुराना चिन्ह कौन सा है, सबसे प्राचीन चिन्ह कौन सा है, तो वो है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। तो दो विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता है वो है हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है, और दूसरा है यह सबसे प्राचीन चिन्ह भी माना जाता है। प्राचीन चिन्ह कैसे माना जाता है, मैंने एक नीचे यहां पर एक इमेज दी हुई है, आपकी बुक में भी होगी। आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक आपको कोई चिन्ह नहीं मिला, लेकिन आपको एक पूर्ण विराम मिल गया। यहां से भी देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, यहां पर भी आपको पूर्ण विराम चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में भी बात करें, जो कि है आपका ऋग्वेद, या फिर हम कह सकते हैं वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद, तो वहां पर आपको केवल एक चिन्ह देखने को मिल रहा है, और वो एक चिन्ह कौन सा है, वो है पूर्ण विराम चिन्ह। तो पहली विशेषता है कि इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। दूसरा कि यह प्राचीनतम चिन्ह है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में केवल एकमात्र चिन्ह का प्रयोग होता था और वो था पूर्ण विराम चिन्ह, या इंग्लिश में से फुल स्टॉप कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फुल स्टॉप जो अंग्रेजी में रोमन में होता है वो इस तरीके से चिन्ह लगता है, और हिंदी में अर्थात देवनागरी में इस तरीके से चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तब बाकी के विराम चिन्हों का अस्तित्व भी नहीं था। यदि मैं बात करूं तो उस समय में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा था और उस समय में किसी दूसरे चिन्ह का अस्तित्व ही नहीं था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूर्ण विराम हमारी देवनागरी का मौलिक चिन्ह है, खुद का चिन्ह है। बाकी के चिन्हों को हमने जो है वो रोमन से, अंग्रेजी से उठाए हुए, ठीक है। बाकी ये चिन्ह में यदि आपने इसमें देखा तो इसमें कोई पुराने तौर पर आपको देखने को मिला ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है। पूर्ण विराम के बारे में क्लियर हो गया कि पूर्ण विराम की विशेषताएं पूछ जाएं तो दो विशेषताएं हैं। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है, यह सबसे प्राचीन चिन्ह भी माना जाता है। तो यदि आपको लिखना है तो आप अलग से इसको जो है वो, या फिर नंबर, आपकी बुक में नंबर बस डाल लेना, इतना कर दें, ठीक है। देखते हैं इसका पहला प्रयोग। इसका पहला प्रयोग है मित्र, वो है प्रश्नवाचक एवं विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए
पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पुस्तक में बात पे आऊंगा, पहले आप समझ लो। कहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। विस्मयवाचक वाक्य है कुछ परिस्थितियों में, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगेगा। बाकी की सभी जगहों पर हर वाक्य के अंत में आपको पूर्ण विराम चिन्ह देखने को मिलता है, हर वाक्य के अंत में। ठीक है, तो वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए, और पूर्णता कैसे दर्शाएंगे, सबसे वाक्य के सबसे बाद में आप उसे लगा। तो यहां पर प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह पहला प्रयोग। देख लो उदाहरण, एक तरफ दोस्तों के हाथ पीले हो रहे हैं। बात खत्म नहीं हुई, समझना। एक तरफ दोस्तों के हाथ पीले हो रहे हैं और दूसरी तरफ परीक्षाएं दे देकर हमारे हाथ नीले हो रहे हैं। यदि आप बहुत समय तक तैयारी करें, बहुत समय हो गया आपको तैयारी करते हुए, और आप बार बार जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, तो जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, रील्स को देखते हैं, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। तो यार ये तो सब जिंदगी जी रहे हैं, और हम लोग देखो, हम एक कमरे में बंद होकर जो है वो केवल पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आसपास जो है वो किसी को हम ताड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो यहां इसी बात को, आपके दुख को उजागर किया गया है। कवि ने, लेखक ने इस बात को उजागर किया। क्या कहा है, एक तरफ दोस्तों के हाथ पीले हो रहे हैं, पीले मतलब शादी हो रही है, दूसरी तरफ परीक्षाएं दे देकर हमारे हाथ नीले हो रहे हैं। ठीक है, अब बात यहां खत्म हुई, नीले हो रहे हैं। यहां पर देखो फुल स्टॉप का प्रयोग किया। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंटिन्यूसली अभी चली रही है। यहां पर बात खत्म हुई है। अब खत्म होना और नहीं होना ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे विचारों की पूर्णता पर करता है। क्या हमारे विचार वहां पर खत्म हो गए, क्या हमारी एक बात खत्म हो गई? यदि हां तो पूर्ण विराम चिन्ह, और यदि नहीं तो आपको अल्प विराम चिन्ह लगाकर आगे उस बात को खत्म करना पड़ेगा। यदि मैं वहां होता तो उसकी कुटाई कर देता। यदि मैं वहां होता, यदि लगा है, इसका मतलब बात आगे होनी है, तो मतलब अभी विचार अपूर्ण था, मैं उसकी कुटाई कर देता, बात पूरी हुई है, मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग किया। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बाजार जाता हूं, बात खत्म, पूर्ण विराम चिन्ह लग जाएगा। तो इसलिए यहां पर एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो यहां पर आपने लास्ट में लगाया। इसलिए मैंने यहां पर इज्जत किया करो, बेइज्जती तो हमारे घर वाले भी, या घर वाले ही बहुत करते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई वो बिल्कुल दोस्त अपने दोस्त की इज्जत ही नहीं कर रहा। उससे कहा कि भाई कम से कम तुम तो इज्जत करो, बेइज्जती तो हमारे घर वाले भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, कब पास होगे, कब डिप्टी कलेक्टर बनोगे, तुम तो कांस्टेबल का पेपर ही दे लो। देखो शर्मा जी का लड़का, हाँ शर्मा जी का लड़का जो है वो कमा रहा है, और तुम जो है घर पे बैठे बैठे बेड तोड़ रहे हो, रोटियां तोड़ रहे हो। ठीक है, तो घर वाले तो बेइज्जती करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऐसा बस हमें लगता है कि सामने वाले के घर वाले बेइज्जती नहीं करते, मेरे घर वाले भी मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं। ठीक है, सबके घर वाले जो है वो किसी को आओ ना देखते हैं ना ताओ देखते हैं। बेइज्जती करना है तो करनी है। ठीक है, तो घर वाले मेरे भी नहीं छोड़ते, चाहे मैं कमाऊं चाहे मैं नहीं कमाऊं, सबके घर वाले जो है वो बेइज्जती तो करते हैं। उनका एक अधिकार होता है कि अपने बच्चों की जो है वो बेइज्जती तो करना है, और मां तो जो है वो खूब करती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, कुल मिलाकर हमने बात करनी थी कि हम जब वाक्य को खत्म करते हैं तो अंत में जो है फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। पहला प्रयोग हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरा प्रयोग है मेरे मित्र, वो है किसी छंद की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। कोई छंद, कोई पंक्ति है तो पहली पंक्ति के अंत में एक और दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये छंद होता है। छंद का मतलब जिसे गाया जा सके, जिसे गाया नहीं जा सके उसे गद्य कहते हैं।
और जिसे गाया जा सके वो छंद काव्य कहलाता है। जटा कटा है सब्र मब्र मन्नी लिंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, दगद्ध गद्ध गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। तो देखो 4 लाइनें थी, तो पहली लाइन के अंत में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 1, चौथी में 2। जटा कटा है सब्र मब्र मन्नी लिंप निर्झरी 1, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी 2, धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। ये 1-2-1-2 वाला फॉर्म यहां पर चलता है। तो वही यहां पर देखेंगे कि जब दोहा श्लोक चौपाई यदि आए जिन्हें हम गा सकते हैं, तो पहली के अंत में 1, दूसरी के अंत में 2। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून 1, पानी गए न उबरे मोती मानस चून 2। इसमें भी 1-2-1-2 वाला है। इस तरीके से पेपर तो मेरा हर साल ही अच्छा जाता है, ये पहली पंक्ति। किसी ने आपसे आकर पूछा भाई पेपर कैसा गया, और बहुत मस्त गया, जबरदस्त गया। दूसरी लाइन में पढ़ना, रिजल्ट जाने क्यों हर बार ही बेकार आता है। पेपर अच्छे जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो बेकार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहली पंक्ति के अंत में 1, दूसरी पंक्ति के अंत में 2। सेकंड लाइन भी देखो, ना तो रोया जाता है ना ही सोया जाता है, ना तो रोया जाता है ना ही सोया जाता है, जो पढ़ना भूल जाता हूं पेपर में वही आता है। ठीक है, मतलब आप जो सब पढ़ के गए हो बस वही नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है। लेकिन ये जो है वो बिना काम का एक बहाना होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस क्या होता है कि जैसे हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें हम गलतियां कर देते हैं, बाकी हमारे दिमाग में उसका फॉर्मेट होता है। तो कुल मिलाकर हमें पूरा जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में, वो पढ़ के जाना चाहिए। जो सिलेबस में है उसे पढ़कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम है उसे आप अच्छा पढ़िए ना। यदि आप उसे अच्छा पढ़ेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप यदि सोचेंगे कि मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, आपके पाठ्यक्रम में वर्णमाला नहीं है तो मत पढ़िए, छंद नहीं है तो मत पढ़िए, रस नहीं है तो मत पढ़िए, साहित्य नहीं है तो मत पढ़िए, हिंदी का विकास नहीं है तो मत पढ़िए, शब्द शक्ति नहीं है तो मत पढ़िए, वृत्ति मत पढ़िए, रीति मत पढ़िए, उपसर्ग प्रत्यय मत पढ़िए। भाई जो नहीं दिया है वो मत पढ़िए, जो दिया है उसे आप घोट कर पी जाइए। ठीक है, तो आपको बस इतना करना पड़ेगा। यदि ऐसा करोगे तो फिर ये स्थिति नहीं बनेगी कि भाई ना तो रोया जाता है ना ही सोया जाता है, जो पढ़ना भूल जाता हूं वही पेपर में आया, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर हम एक छंद में 1, दूसरी पंक्ति में हम 2 का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें यह फॉर्मेट 1-2-1-2 करके चलता है, 1-2-1-2-1-2 इस तरीके से। क्लियर यहां तक? चल, हां आगे बढ़ते हैं। अगला है, आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझते जाइए, बहुत इजी फॉर्म में बता रहा हूं। देखिए, मैं चाहता तो बहुत कठिन कठिन चीजें लिख देता जैसे स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी चीजों का प्रयोग या ऐसी बातों का प्रयोग करूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि कहां पर कैसे प्रयोग करना। ठीक है, कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रकृति का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है। क्या कहा है भाई साहब ने? इन्होंने कहा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का या प्रकृति का सजीव चित्रण करना है। सजीव चित्रण का मतलब है कि यदि मैं किसी बात को सुन रहा हूं और मैंने आंखें बंद किया तो मैं उसे जो है वो इमेजिन कर सकता हूं, मैं उसे चलते हुए आंखों में देख सकता हूं, विजुअली मुझे वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो उसे कहते हैं सजीव चित्रण। तो आप कहेंगे कहां प्रयोग होता है सर? इनका प्रयोग मुख्यतः उपन्यासों में होता है। अमीश त्रिपाठी का एक उपन्यास है, शिव ट्रियोलॉजी पर उसने लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी कहानियां हैं। उसने सजीव चित्रण करने की जो है वो कोशिश की है।
ट्राई किया है कि वो सजीव चित्रण करा सके। तो उसकी एक मैंने लाइन यहां पर रखी हुई है, शिव, पहले शिव को पुकारा, तो शिव को जब पुकारा, जब उनको संबोधित किया, तो यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा, मतलब यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। बट अभी उसे भूल जाओ, आगे बढ़ते। शिव महादेवों के देव, जो देवों की देव हैं, कौन? महादेव, बुराई के विनाशक। अब मैं आंखें यदि बंद करूं तो मुझे देवों के बीच में दिखेंगे जो महादेव हैं, ठीक है। दूसरा, बुराई के विनाशक, मतलब थोड़े से मुझे क्रोधित से दिखेंगे, रुद्र रूप में दिखेंगे, क्योंकि यहां पर वो सौम्य नहीं है, यहां पर वो क्रोधित से हैं, क्योंकि वो बुराई का विनाश कर रहे हैं। तो बुराई के विनाशक, भावुक प्रेमी, लेकिन प्रेमी भी हैं, सती से, पार्वती से, उमा से प्रेम भी करने वाले हैं। तो गुस्से में भी उनकी एक स्माइल दिख रही है, उनकी एक कह सकते हैं कि प्यारी सी स्माइल रूप में वो दिख रहे हैं, मुस्कुराहट दिख रही है। भीषण योद्धा, वापस से वो एक योद्धा के रूप में आ गए, हाथ में त्रिशूल है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चेहरे पर जो है वो मिक्सचर, किसका मिक्सचर है? आपका क्रोध का भी और प्रेम का भी, दोनों का भी। संपूर्ण नर्तक, तांडव करने वाले नर्तक, नर्तक के स्वरूप में दिख रहे हैं। चमत्कारी मार्गदर्शक, मतलब चमत्कारिक पूर्ण से मार्गदर्शक है, जो मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। सर्वशक्तिमान, सच्चरित्र, कुशाग्र बुद्धि और साथ ही उतनी ही शीघ्रता, प्रचंड रूप से क्रुद्ध होने वाले। तो कुल मिलाकर यहां पर अलग अलग स्वरूप को अलग अलग विजुअली रूप में हम देखने की जब कोशिश करते हैं, तो हर वाक्यांश के बाद में आपको पूर्ण विराम चिन्ह दिखाई देता है। यदि आपको ऐसा कभी मिल जाए, बार बार पूर्ण विराम चिन्ह देखने को मिल जाए, तो आप समझ लीजिए लेखक आपको विजुअली फील करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, आपको विजुअली फील कराना चाहता है, इसलिए वो वहां पर बार बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। अगला देखते हैं, संध्या का समय, मतलब शाम हो चुकी है। गगन में लालिमा, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है। पक्षियों का कलरव, पक्षियां चहचहा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। झरने की कलकल करती आवाज, फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक आया, किस किस का? एक तो आपके पक्षियों का कलरव, उनकी आवाज आ रही है, और एक तो पानी जो बह रहा है झरनों से, उसके कलकल करने की आवाज आ रही है। सुनसान रास्ता, और वहां का जो रास्ता है वो सुनसान है, और सुनसान है तभी तो हमें इन दोनों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस हर एक वाक्यांश के बाद में हमने पूर्ण विराम चिन्ह जो है वो लगाया है।